हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये सेट है आपका 3 जनवरी 2021 का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा जो है उसको क्या कहा जाता है। सॉरी, 2021 का नहीं है, 2022 का है। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 3 जनवरी 2022। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए जो सामाजिक अपेक्षा है उसको क्या कहा जाता है। विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं और विकासात्मक क्षेत्र। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें, द सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की हर स्टेज जो होती है उस पर जो सोशल एक्सपेक्टेशन है उसको आप क्या बोलेंगे। डेवलपमेंट टास्क बोलेंगे, डेवलपमेंटल नीड बोलेंगे, डेवलपमेंटल हजार्ड बोलेंगे और डेवलपमेंटल डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क एग्जैक्टली होता क्या है, ये क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ जब होता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है उसमें क्या होता है, उसकी लाइफ में एक सर्टेन पीरियड के बाद ये प्रिडिक्ट होता है और कंसिस्टेंट रहता है। मतलब हर इंसान की लाइफ में ये चीज आएगी ही आएगी। ठीक है, हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, हमारी लाइफ में बेसिक होती है। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती है, सोशल एक्सपेक्टेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम फ्यूचर टास्क जो है, हम जो फ्यूचर टास्क है उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे जैसे हम डेवलपमेंटल स्टेज से गो थ्रू होते हैं, जीन पियाजे ने डेवलपमेंटल स्टेज बताई थी, जैसे जैसे हम इन स्टेजेस से गो थ्रू होते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की वो धीरे धीरे क्या करती हैं, इंक्रीज होने लगती हैं। लेकिन हमारा सबसे पहले मेच्योर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो जो डेवलपमेंटल टास्क होता है ना, ये जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, ये एग्जैक्टली ना एक मिडवे होता है। ये क्या होता है, बीच का रास्ता होता है, इट्स ए मिडवे। ये मिडवे किसके बीच में होता है, किसी भी इंसान की जो इंडिविजुअल नीड होती है, आपकी जो खुद की नीड होती है, पर्सनल नीड, प्लस आपकी जो सोशल डिमांड है, उसके बीच में ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क क्या करेगा, ये एक मिडवे होता है इंडिविजुअल नीड और सोशल नीड के बीच में। करेक्ट, डेवलपमेंटल टास्क एग्जैक्टली क्या है, ये प्रिडिक्टेबल होता है और कंसिस्टेंट रहता है। हर इंसान की लाइफ में एक सर्टेन पीरियड के बाद ये चीज आती ही आती है, तो हर इंसान को इन फेजेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, सोशल एक्सपेक्टेशन होती है जहाँ पे जैसे जैसे आप डेवलप होने लगते हो तो सोसाइटी की कुछ उम्मीदें होती हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर टास्क को लेके सोसाइटी की कुछ उम्मीदें होती हैं जो हमको परफॉर्म करनी जरूरी होती हैं। अब जो डेवलपमेंटल टास्क होता है इसमें 3 अलग अलग सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसका एक मॉडल भी होता है, उस मॉडल को हम नाम देते हैं बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, पहला टास्क होता है जो मेनली आपके फिजिकल मैच्योरेशन पे बेस्ड होगा। इसमें क्या होता है, 3 टास्क होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैच्योरेशन। फिजिकल मैच्योरेशन में क्या होता है आपका, हम धीरे धीरे वॉक करना सीखते हैं, धीरे धीरे बात करना सीखते हैं, किस तरीके से आप बिहेव करते हो। कई बार होता है कि हम अपोजिट सेक्स जो है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट करते हैं, और कई बार होता है कि हम सेम सेक्स जो है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट करते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल रन होती है, ये सारे होते हैं आपके फिजिकल मैच्योरेशन। ठीक है, सेकंड सोर्स होता है आपके डेवलपमेंट का, दैट इज अनदर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका जो जेनेटिक एनवायरनमेंट होता है और जो एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, दोनों क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे बेसिकली हम अपनी पर्सनल वैल्यूज को जो है धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। बाय द टाइम हम हमारी पर्सनल वैल्यूज जो हैं कि एथिक्स कैसे होते हैं, प्रिंसिपल कैसे होते हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे सोचने लगते हैं। एक टाइम के बाद हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, अगर वो जॉब स्टार्ट हम नहीं करेंगे तो वो हम आगे की लाइफ साइकिल जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड फैक्टर होता है इसमें आपका मैरिज, जिसे हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल टूल। ठीक है, जो मैरिज होती है वो किसके अंदर जाती है, सोशियो कल्चरल टूल। ठीक है, ये 3 टूल होते हैं। पहला टूल क्या होता है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल मैच्योरेशन आता है, वॉक करना, टॉक करना, बायोलॉजिकल चेंजेस, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, और जो भी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है। सेकंड सोर्स होता है आपका जहाँ पे हम पर्सनल वैल्यूज जो होती है, यानी कि पर्सनल फैक्टर्स जो हैं उनको मैच्योर करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, कि कैसे हम धीरे धीरे जॉब जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स बनाते हैं। और थर्ड सोर्स होता है आपका लास्ट में सोशियो कल्चरल टूल। ठीक है, ये जो सोशियो कल्चरल टूल होता है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सोसाइटी के कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कुछ सोसाइटी के नियम कैसे हैं, 18 साल जो है वो लड़कियों के लिए मैरिज एज है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लड़कों के लिए अगर 21 साल मैरिज एज है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दैट इज कम्स अंडर सोशल कल्चरल टूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंटल टास्क होता है वो बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है इंडिविजुअल नीड और सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए। सो आई जस्ट होप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया है। पहला फिजिकल मैच्योरेशन होता है, दूसरा जेनेटिक और एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम पर्सनल फैक्टर्स जो हैं उनको मेच्योर करते हैं। थर्ड होता है सोशियो कल्चरल टूल, जहाँ पे हम सोसाइटी के बनाए गए नियम जो हैं उनको फॉलो करते हैं और यही कल्चरली हम क्या करते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे प्रोसीड होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू एन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे प्रोसीड होता है, टॉप टू बॉटम। और इसी का इनाम होता है आपका सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, जहाँ पे आपकी सिर से पैर तक का डेवलपमेंट होता है। यूनिडायमेंशनल नहीं, ये कैसा होता है, ये यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, इट्स मल्टी डायमेंशनल। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट का भी रोल प्ले होता है और जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इस टर्म को हम नाम देते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या बोला जाता है इसको, प्रोक्सिमो डिस्टल, जहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सेंटर टू पेरीफेरी। ठीक है, अब अगर इस हिंदी में देखें तो जो विकास होता है, विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है और विकास जो होता है वो शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब अगर हम डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या टर्म होती है, जहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, अफेक्शन डोमेन होता है, मतलब भावात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, जहाँ पे बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। एक पैटर्न इसमें फॉलो होता है जो बाय द टाइम धीरे धीरे मेच्योरेशन के साथ क्या है, चेंज होता रहता है। डेवलपमेंट हमेशा कैसे चलता है, जब आप जन्म लेते हो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, जब तक कि आप मरते नहीं हो। विकास हमेशा कैसा होगा, वर्तुलाकार होता है, इट्स ऑलवेज स्पाइरल इन द फॉर्म। ठीक है, दो चीज होती है, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल और एक होता है सेफेलोकॉर्डल। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरीफेरी और सेफेलोकॉर्डल होता है आपका हेड टू टो। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होता है, हर इंसान को कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू पास ऑन होना होता है। अगर इंसान उन स्टेजेस को पास नहीं करेगा तो उसका डेवलपमेंट कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, next question is cognitive development progress quite rapidly till middle childhood and then comes to stop। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है मध्य बाल्यावस्था तक। ठीक है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल गलत है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो नई चीजें नहीं सीख सकते मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बाद, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ए और आर जो है वो दोनों ही क्या है, गलत है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हिंदी में देखें, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तो तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है, नहीं। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद कोई भी चीज नहीं सीख सकता, ये भी गलत है। जो मध्य बाल्यावस्था की एज ग्रुप होती है इट इज 6 to 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दोनों ही गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसमें बच्चे के बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कितना मेच्योरली बच्चा अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको बनाता है, आप बच्चे से कितना हैंड ऑन एक्टिविटी करवाते हैं, कैसे बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग होती है, कैसे बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है जो आपकी कंसेप्शन टू डेथ तक चलती है। कंसेप्शन मतलब जन्म से आपकी मृत्यु तक चलती है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कभी भी आपका बीच में ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, बॉडी साइज जो होती है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अप एंड डाउन प्रोसेस में होते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। मैच्योरेशन जो है वो आपके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन्स फ्रॉम ए पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले। अच्छा एक चीज गाइस, और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके विकास के टॉपिक से लिए गए हैं, यानी कि डेवलपमेंट के टॉपिक से लिए गए हैं। अब डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, एक ब्रीफिंग आप देख लीजिए। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से शुरू होता है, यानी कि कंसेप्शन से शुरू होता है और मृत्यु डेथ तक कंटिन्यू चलता है। सो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो डेवलपमेंट होता है वो ये कहता है कि हर इंसान अपने आप में कैसा होता है, यूनिक होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, डेवलपमेंट में फर्क डालते हैं, और ये दोनों ही फैक्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर होता है विकास, जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, शुरू में विकास जो होता है वो कैसा होता है, जनरल रिस्पॉन्स के साथ होता है। धीरे धीरे ये विकास स्पेसिफिक होता जाता है। कैसे, शुरू में बच्चा सबको ही अपनी फैमिली कंसीडर करता है। अगर वो पापा बोलना सीख जाएगा तो मैक्सिमम लोगों को पापा पापा बोलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है उसको ये चीज़ समझ में आती है और चीज़ों को वो स्पेसिफिक करने लगता है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो चारों तरफ से होता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होगा, बच्चे का व्यवहारात्मक कौशल जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चे का इमोशनल, डेवलपमेंटल, मोरल सारा डेवलपमेंट जो है वो एकीकृत ढंग से होता है। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। एक सीक्वेंस में विकास जो है वो हमेशा फॉलो होगा। पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर वयस्कावस्था आती है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन्स फ्रॉम ए पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले। बच्चों का एक ग्रुप जो है वो एक पॉपुलर जो डांस रियलिटी शो है वहां से क्या करता है, एक सीन को इनेक्ट करते हैं अपने प्ले में। एज ए जज 8 साल की बच्ची जो है सना, वो कमेंट देती है दूसरे बच्चों के डांस पे। द सिचुएशन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये जो सिचुएशन है वो क्या चीज हाईलाइट करती है बच्चों के सोशलाइजेशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मीडिया, स्कूल। तो यहाँ पे ये चीज जो है अगर आप ढंग से देखेंगे, कीवर्ड्स पकड़िए, पॉपुलर डांस रियलिटी शो है, अपने प्ले में उन्होंने क्या किया, उस चीज को इनेक्ट किया है। तो ये चीज किससे इन्फ्लुएंस होती है, मीडिया से। बच्चे ने क्या किया है, टीवी पे ये चीज देखी है, तो यहाँ पे बच्चे ने कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग जो है उसके थ्रू बच्चे ने अधिगम किया है। सोशलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे हम बेसिकली जो सोसाइटी है और जो कल्चर है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन जो होता है वो एग्जैक्टली आपके स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड, सोसाइटी, नेबरहुड, कास्ट, मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। हम दो तरह की एजेंसी पढ़ते हैं सोशलाइजेशन में, एक होती है आपकी प्राइमरी एजेंसी और एक होती है आपकी सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी में कौन आता है, आपका फैमिली। सेकेंडरी एजेंसी में कौन आती है, आपकी मीडिया आ जाती है, लाइब्रेरी आ जाती है, रिलीजियस प्लेसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, मीडिया। मीडिया एक सोर्स होता है जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और अपनी लाइफ में उनको एग्जीक्यूट करते हो। अब मीडिया सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टेलीविज़न है, मैगजीन है, रियलिटी शोज़ है, न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज मीडिया। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सोशलाइजेशन होता है ना, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, आप जन्म से सोशलाइजेशन स्टार्ट करते हो और मरते दम तक हम सोशलाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है। अब जो सोशलाइजेशन है इसमें 3 लेवल होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो लेवल, एक होता है आपका मीजो लेवल और एक होता है आपका मैक्रो लेवल। ठीक है, तो जो माइक्रो लेवल होता है ना, इसमें कौन कौन आते हैं, माइक्रो लेवल में आता है एक तो आपका फैमिली। ठीक है, फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है इसमें पीयर ग्रुप, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ये इसमें आते हैं, और एक होता है आपका नेबरहुड।
ये सब इसमें क्यों आएंगे, क्योंकि ये आपके सबसे क्लोज होते हैं और एक छोटा सर्कल होता है, ये बड़े स्केल पर नहीं होगा। फिर होता है मीजो ग्रुप। मीजो ग्रुप में कौन आते हैं, जो थोड़े से मीडियम साइज में आते हैं, जैसे स्कूल। स्कूल में हम बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। अगर हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं तो वहां से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। सोसाइटी के अंदर हम कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लासरूम, लाइब्रेरी, ये सब किस में आते हैं, आपके मीजो ग्रुप में। और अगर हम मैक्रो ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन आता है, आपका ई मीडिया, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास थ्योरी है, उसके अनुसार किस स्टेज में चिल्ड्रन जो है उनके अंदर ये एबिलिटी आती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को सीरियसली अरेंज कर पाए एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। कैसे सीरिएशन होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब चीज़ों को आप अरेंज करना सीखते हो तो वो किस में आता है। इन्होंने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेज दी थी। सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। सेंसरी मोटर जो होता है ना, इसमें सबसे मेन फीचर होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा क्या करता है, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल जो है उनको यहाँ पे यूज करना सीखता है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैच्योरेशन होगा बच्चा वैसे वैसे स्टेज जो है उनको जंप करेगा। पहली चीज जो 3 स्टेज होती हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 साल, ये कैसी होती हैं, आपकी चाइल्डहुड स्टेज होती हैं। कैसी स्टेज होती है, चाइल्डहुड स्टेज, क्योंकि इसमें 0 से 12 ईयर तक का बच्चा जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को जब सीरियसली अरेंज करने लगता है, इट कम्स अंडर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका एज ग्रुप क्या होता है, 7 से 11 साल का बच्चा चीजों को अरेंज करना सीख जाता है। इसी एज ग्रुप में बच्चे के अंदर बच्चे को वॉल्यूम भी समझ में आता है, एरिया भी समझ में आता है, नंबर्स भी समझ में आते हैं। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी भी आती है। रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर मान लीजिए आपने बलून के अंदर से एयर निकाल दी, तो इस एज में बच्चा ये चीज इजीली समझ पाता है कि अगर आपने एयर निकाली है तो उसको वापस से हम एयर भर के इन्फ्लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी एज के अंदर बच्चा सीरिएशन सीखता है कि सीरीज में हम चीजें कैसे अरेंज करते हैं। इसी एज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन जो है उसका गुण डेवलप होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा डिडक्टिव थिंकिंग जो है उसको करना स्टार्ट कर देगा। बच्चा इजीली चीजों को डिडक्टिव तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें बच्चे में ईगोसेंट्रिसिज्म, नार्सिज्म, एनिमिज्म, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। इरिवर्सिबिलिटी होती है, कंजर्वेशन नहीं होता है, सीरिएशन बच्चे के अंदर नहीं आता है। बच्चा सिंबॉलिक गेम जो है उनको खेलना शुरू करता है। According to Jean Piaget, an ongoing process which refines and transforms mental structure is called. जीन पियाजे के अनुसार एक ऐसी ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि रिफाइन करती है और ट्रांसफॉर्म करती है मेंटल स्ट्रक्चर को, से हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एसिमिलेशन एंड इक्विलिब्रिएशन। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को क्या करती है, परिष्कृत और परिवर्तित करती है। हम एक टर्म पढ़ते हैं पियाजे की थ्योरी में। पियाजे ने थ्योरी कौन सी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को लेके हम यहाँ पे पूरी तरह से बात करते हैं। इसमें एक टर्म होती है आपकी एसिमिलेशन, हिंदी में इसे बोला जाता है आत्मसातीकरण। आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जब हम नई नॉलेज को ऐड करते हैं बिना उसे चेंज किए, दैट इज कॉल्ड योर एसिमिलेशन। एक टर्म होती है आपकी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको हम स्लाइटली चेंज करते हैं, किसके लिए, नई नॉलेज उसमें ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। एक वर्ड होता है यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा होता है जो आपका बंडल ऑफ मेमोरीज है, जिसको टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, रिफाइन करते रहते हैं। जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस ऐड होंगे वैसे वैसे जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों ही आते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, पियाजे ने बोला था कि जहाँ पे बच्चा
एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। अगर इनमें बैलेंस नहीं बनेगा तो बच्चा क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम का शिकार हो जाएगा और बच्चा धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देगा। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जब बच्चा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, और ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू बच्चा बैलेंस बनाता है उसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, संतुलीकरण। ठीक है, यही जीन पियाजे के अनुसार ऐसी मानसिक संरचना है जो परिष्कृत भी होती है और परिवर्तित भी होती है, जहाँ पे स्कीमा को चेंज भी किया जाता है और जहाँ पे स्कीमा जो है उसको बैलेंस भी किया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो प्रोसेस होती है ना, जैसे जैसे बच्चा नॉलेज गेन करेगा वैसे वैसे क्या होती है, ये लीड होती जाएंगी। जैसे जैसे बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, जैसे जैसे बच्चा नई नई चीजें सीखेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एक टीचर ने देखा, मान लीजिए कि बच्चा जो है एक प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और टीचर गेव हिम हिंट्स, टीचर ने क्या किया, उसको हिंट दी और हाफ सोल्ड एग्जांपल दिए जिससे कि बच्चा क्या करे, एक हेल्प बच्चे की हो जाए। एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो टीचर ने हेल्प की है ये कैसी हेल्प है, बच्चे की पार्शियली हेल्प है। तो यहाँ पे ये जो चीज है उसको किस नाम से जाना जाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी अभी आपको समझाया था। लेट सपोज क्ले है, क्ले से आपने टॉयज बनाए। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो ये समझ पाए कि वापस से इन खिलौनों को बिगाड़ के क्ले बनाई जा सकती है, जबकि कॉन्क्रीट में बच्चे में ये समझ आ जाती है। सीरिएशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण होता है, जहां पे बच्चे में क्या करते हैं हम, सीरीज बाई बच्चा जो है चीजों को अरेंज करना सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, अब यहाँ पे बात हुई है लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की ने कुछ टर्म दी थी, एक है MKO, एक है स्कैफोल्डिंग और एक टर्म होती है आपकी ZPD। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चा क्या है, स्टक हो गया। यही चीज है आफ्टर सीइंग स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कोई बच्चा है वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। टीचर क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट के केस में टीचर क्या है, MKO। MKO क्या होता है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल। अब वो कोई भी हो तो वो क्यों कौन होते हैं, MKO, जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। यहाँ पे टीचर ने क्या किया, उसको हाफ सोल्ड एग्जाम्पल दिए और कुछ हिंट दी। ये बच्चे की पार्शली हेल्प है जिससे बच्चा टीचर की मदद से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच जाए। तो ये जो शुरुआती मदद दी टीचर ने, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। इसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं पाड़ या ढांचा निर्माण। यहां से बच्चा जो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक गया, इस बीच के गैप को बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बिना MKO की मदद के बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच सकता था। लेव वाइगोत्स्की कौन थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी का नाम क्या था, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने जिस पे काम किया था वो था एक तो सोसाइटी और दूसरा था कल्चर। इन दोनों का इन्होंने अपनी थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले बताया था कि बच्चा जो है जितना ज्यादा क्या करेगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा, जितना ज्यादा बड़ों के साथ इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा उसका लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक पार्शियल सपोर्ट होता है या फिर एक हाफ सपोर्ट होता है जिससे बच्चा अपने कॉम्पिटेंसी जो है या फिर अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके। ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग होती है, जैसे ही बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच गया है, ओरिजिनल डेवलपमेंट तक यहाँ तक पहुंच गया है, हम ग्रेजुअली इस हेल्प को धीरे धीरे कम करते करते धीरे धीरे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच थ्योरिस्ट असर्टेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। किस थ्योरिस्ट या किस साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस कौन सी होती है, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे की हेल्प लेके आगे बढ़ता है, जिसे हम बेसिकली पीयर ट्यूरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने। इयान पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, एस थ्योरी, और ये कौन थे, व्यवहारवादी। BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, आर थ्योरी, ये कौन थे, व्यवहारवादी। वॉटसन जो है उन्होंने तो व्यवहारवाद का ही जनक कहा जाता है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जो है इनकी थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो एंड कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जितना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, ये टर्म इन्होंने अपनी थ्योरी में भी दी है कि जितना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है।
ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग में अपने व्यूज सामने रखेंगे, सामने वाले के व्यूज को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली इनका कहना था कि बच्चे के अगर संज्ञानात्मक विकास को आगे लेकर जाना है तो बच्चे को हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग में डालना ही होगा। जितना ज़्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितना ज़्यादा नॉलेज जो है वो कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ेगी, उतना ज़्यादा बच्चे की नॉलेज बाय द टाइम एनहेंस होती जाएगी। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चे सारे साथ में खेलते हैं, तो बेसिकली इनका कहना था कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिटिसिज्म क्या था? ऑब्वियस बहुत रीज़न है कि इनकी थ्योरी जो है उसमें फेमिनाइन पर्सपेक्टिव को क्या किया गया था, अंडरमाइन किया गया था। लॉरेंस कोलबर्ग सिद्धांत की आलोचना किया थी क्योंकि उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौण है। इनकी थ्योरी कैसी थी? मेल डोमिनेंट। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो मेल को ध्यान में रखकर ही किया है। पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई थी। बच्चों पर कोई अनुसंधान काम को नहीं किया, ये भी गलत है। तो यहाँ क्या है? दिस थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या था? मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पे किया था? मोरल रीजनिंग पे, नैतिक तर्कना, कि बच्चा किसी भी सिचुएशन को लेके किस तरीके से अपने व्यूज रखता है, कैसा उसका मोरल जजमेंट रहता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो फीमेल के लिए क्या थी? थोड़ी सी क्रिटिसाइज की गई थी क्योंकि इनकी थ्योरी जो बायस्ड थी वो केवल मेल्स के लिए थी। इन्होंने क्या बोला था कि औरत और आदमी जो है उनके अलग अलग मोरल एस्पेक्ट्स होते हैं। जो मैन है वो रूल्स और जस्टिस को लेके सोचता है, जबकि विमेन जो होती है वो थोड़ा सा केयर और रिलेशनशिप जो है उनको लेके सोचती हैं। इसलिए औरतें जो हैं उनको इन्होंने इंफीरियर रखा था और जो मैन है उनको इन्होंने सुपीरियर रखा था। ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में इन्होंने क्या किए थे? 3 स्तर बताए थे और 6 इन्होंने क्या बताई थी? स्टेज बताई थी। ठीक है। 3 तो लेवल थे इनके और 6 इनकी स्टेजेस थी। एक था प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल में कौन कौन से थे? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जहाँ पे फिजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है वो किसी भी हमारे एक्शन को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी होती है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी में क्या है? अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा करे। कन्वेंशनल स्टेज में पहले ही क्या था? गुड बॉय गुड गर्ल। हमारा जो बिहेवियर होता है वो सोसाइटी के थ्रू डिटरमाइन होता है। कैसे? अगर हम अच्छा बिहेवियर करते हैं तो उसमें क्या होता है? सामने वाले से हमें शाबाशी मिलती है और हमारा जो नेचर है वो सामने वाले के थ्रू अप्रूव होता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें समाज के नियम कानून को इसलिए हम बना के रखते हैं जिससे समाज में एक डेकोरम बना रहे, एक शांति जो है वो बनी रहे। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? हम अपने खुद के राइट्स जो हैं उनको लेके लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम खुद के एथिक्स और प्रिंसिपल्स बनाते हैं। 6 स्टेज होती है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, हम दूसरों के एक जो पैरामीटर है उसको भी ध्यान में रखते हैं, हम दूसरों के लिए भी लड़ना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक रहता है इसमें, ये नहीं कि हम भीड़ में जो है आपस में चलते रहते हैं कि सामने वाले ने जो कहा बस उसको मान लो, नहीं। इसमें लॉजिकल जो होती है चीजें रखी जाती हैं, हम अपने राइट के लिए इसमें लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या था इनकी थ्योरी का? कि फेमिनाइन जो पर्सपेक्टिव है उसको ये अंडरमाइन करता है। हार्वर्ड गार्नर सजेस्टेड दैट देयर आर डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। जो हार्वर्ड गार्नर है उनका कहना था कि बुद्धि जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वाज नॉट प्रपोज्ड बाय गार्नर? कौन सी जो बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्नर ने नहीं दी? म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक। लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो इन्होंने नहीं दिया था। हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी का नाम क्या था? मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुक कौन सी थी इनकी? फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है। उसमें इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए थे। हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है जिससे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इनकी थ्योरी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस था, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस था, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस था, स्पेटियल इंटेलिजेंस था और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस था।
ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी में कहीं भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूस्ट्रेट ए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इनमें से कौन सा जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच को दिखाता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जहाँ पे ये बिलीव किया जाता है कि हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है और पोटेंशियल है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे लर्नर की जो स्किल्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है इसका मतलब होता है जहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग जो है उसको प्रमोट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे खुद से आप कोई भी चीज जो है खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी के थ्रू उन चीजों को सीखते हो। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है ये एक मेजर थॉट होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे बच्चा खुद से अपनी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करे, खुद से चीजों को समझे। ठीक है, बच्चे को आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा बच्चा खुद से चीज़ों को करेगा। अलग अलग डायमेंशन में बच्चा सीखता है, किस तरीके से बच्चे की थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट होती है, एक सिक्वेंशियल तरीके से चीज़ों को बच्चा लर्न करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर A1 मल्टीपल इंटरप्रिटेशन जहाँ होता है वो ही एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। रोट मेमोराइजेशन और वर्बेटिम रिकॉल, जहाँ भी रटने की चीज आएगी वो कभी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं होगी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट व्यवहारवाद में आता है, ना कि लर्निंग थ्योरी में। रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा। तो जहाँ पे विविध स्पष्टीकरण होगा वही प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण होता है। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है उसमें कौन सी अप्रोच जो है वो सबसे यूजफुल होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज्यादा लैंग्वेज जो है उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो। तो चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो सुनने में हो, तो इसमें बच्चा क्या करता है अपने आप को सिक्योर फील करता है क्योंकि हर बच्चे की लैंग्वेज जो है उस प्लेटफॉर्म पे यूज की जाती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। नहीं, ये नहीं है कि आप बच्चे को पनिश करना स्टार्ट कर देंगे। द स्कूल शुड एडमिट ओनली दोज स्टूडेंट हुज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। नहीं, स्कूल को केवल उन बच्चों को ही एडमिशन देना चाहिए जिनकी मदर टंग सेम है जिस स्कूल में आप जिस मदर टंग में आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नहीं, द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट ए क्लासरूम एनवायरनमेंट विच सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है, टीचर जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जो समावेशन को सपोर्ट करता है सभी बच्चों के। द टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज दियर मदर टंग इन द क्लास। उन बच्चों को इग्नोर करना जो क्लास में अपनी मदर टंग को यूज करते हैं, तो ये भी गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट ओवर हियर। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो सभी बच्चों के समावेशन को बढ़ावा दे। जैसे ही हम मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे यानी कि बहुभाषिकता को एक्सेप्ट करेंगे, हम क्या करते हैं सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको इक्वलिटी के साथ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज टीचर की एक बहुत बड़ी मोरल ड्यूटी होती है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको एज एन एसेट या फिर एज ए रिसोर्स क्लास पे यूज करे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। Children who often see their parents cross normative gender lines such as mothers repairing the appliance and fathers taking care of the baby। जो बच्चे ऑफनली अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं देखते हैं किस जेंडर में कि मदर जो है वो तो रिपेयर कर रही है अप्लायंस को और फादर जो है वो बेबी की टेक केयर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है रोल रिवर्सल हुआ है। रोल क्या है बिल्कुल रिवर्स हो गया है। सोसाइटी क्या करती है कुछ नियम बनाती है जो जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो इसमें बच्चा लेस लाइकली टू अडेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उससे कम अटैच होने की कोशिश करेगा। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन। जेंडर सेग्रीगेशन होता है जहाँ पे मेल और फीमेल की जो रूल्स हैं उनमें डिफरेंस किया जाता है। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट नहीं कर रहा है। लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, यहाँ पे तो बल्कि बहुत अच्छे तरीके से जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
ऐसे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावक को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए, पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। कैसे? जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस है, जहाँ पे औरत और आदमी की जो बिहेवियर है, क्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करता है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप ब्रेकडाउन क्या होता है, जहाँ पे आदमी जो है वो औरत का रोल करता है और जो औरतें होती हैं वो आदमी का रोल प्ले करती है। सो बेसिकली इट्स ए रोल रिवर्सल। द पर्पज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर, जो आकलन है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, नेशनल पॉलिसी 2020 जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एनईपी 2020 जो है वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा काम करती है, जहाँ पे बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो किया जाता है और बच्चे को एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्ट में ये देखती है। बच्चे के अंदर सेल्फ असेसमेंट भी होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं इसमें, सीसीई से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमोंगेस्ट स्टूडेंट टू इंश्योर लर्निंग लेवल। शुरू में ही गलत है कि बच्चे के अंदर डर को और स्ट्रेस जो है उसको इंड्यूस करना जिससे बच्चे का लर्निंग लेवल इंश्योर हो, बिल्कुल गलत है। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसको रिवाइज करना। टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, अधिगम और विकास को ऑप्टिमाइज करना। टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी बच्चे को सपोर्ट करना। तो 2, 3, 4 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एनईपी होती है इसका मेन फोकस होता है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना। ठीक है, बच्चे के हर डोमेन में उसको परफेक्ट बनाना। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, कोलैबोरेटिव लर्निंग सबको इंक्लूड किया जाता है। जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करके बच्चे को नई नॉलेज जो है वो दी जाती है। तो बेसिकली बच्चे का अधिगम और विकास दोनों पे ही अच्छे से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। जो गत्यात्मक मूल्यांकन है वो क्या समझने में मदद करता है, आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड, रिलेटिव रैंक ऑफ द student in comparison to her peers, the specific learning need of a child, if the child is fit to study in a regular school or not। पहली बात तो जो डायनेमिक असेसमेंट होता है वो कभी भी बच्चे के आईक्यू लेवल को चेक नहीं करेगा। रैंक, बच्चों के अंदर हमें अगर कंपटीशन डालना ही है तो दैट शुड बी ए हेल्दी कंपटीशन। ऐसा नहीं कि रैंकिंग को लेके हम बच्चों के अंदर कंपटीशन इंड्यूस कर रहे हैं। स्पेसिफिक लर्निंग नीड ऑफ ए चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड होती है यानी कि बच्चे की जो विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है उसको हम मालूम करते हैं। असेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, जहाँ पे बच्चे का होलिस्टिक असेसमेंट किया जाता है, अलग अलग टूल्स को यूज किया जाता है, टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो फीडबैक होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि बच्चा अपने आप को कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इसमें हम लिखते हैं। ये भी डायनेमिक असेसमेंट के अंदर ही आता है। पेन, पेपर, पेंसिल टेस्ट जो होता है वो अलग होता है, वो आपका समेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। और पोर्टफोलियो असेसमेंट जो होता है जिसमें हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जो पूरे साल चलता है और टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक देते हैं। जो डायनेमिक असेसमेंट होता है ना, ये कैसा होता है, लेस बायस्ड होता है। इसमें इंटरेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि फीडबैक दिया जाता है। इसमें बच्चे की हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, बच्चे की नीड जो है उसको हम ध्यान में रख पाते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं, समेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो बच्चे को इवेल्युएट करता है और जहाँ भी बच्चे के अंदर लर्निंग में प्रॉब्लम है वहाँ बच्चे को डायग्नोस करके रेमेडी दी जाती है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट सम अप टेस्ट होता है जो ईयर एंड में लिया जाता है और बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है। For successful inclusion of student with giftedness, which of the following strategy a teacher should avoid to use? जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके सक्सेसफुल समावेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी एक टीचर को अवॉइड करनी चाहिए?
अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये तो टीचर को यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव को यूज करोगे बच्चा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के आएगा। प्रोवाइड अकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज टू स्टूडेंट, बच्चे को क्या करना, अकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटी में डालना, ये भी सही है। इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम, नहीं, करिकुलम हमेशा कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए। अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दीजिए जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल गलत है। इंक्लूजन इन एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे बच्चे के कोई भी जो डिफरेंसेस है या कोई भी डिसेबिलिटी है उसको दरकिनार करके सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देना। अब गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी इतने हाई आईक्यू के साथ पैदा होते हैं उन्हें हम गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी और एरिया में हो। तो बच्चे को जब आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव देते हो तो उसमें क्या है, टीचर बच्चे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है। बच्चे को एकेडमिक एनरिचमेंट एनवायरनमेंट देना जहाँ पे बच्चे की स्किल्स इंप्रूव हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल गलत है। In order to create a system which respect individual differences among learners, it is important to इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट करने के ऑर्डर में विच रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट दी जाती है बच्चों के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट है कि यूज स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर। अगर आप स्टैंडर्ड करिकुलम को यूज करोगे तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड करिकुलम क्या होता है, सारे बच्चों पे एक जैसा अप्लाई होगा। क्लास में कुछ बच्चे मॉडरेट होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बिलो द एवरेज होते हैं। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए तो फिजिबल हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, जो वेरिएशन है उसको अलाउ करना, क्योंकि हर बच्चे का जो लर्निंग पेस होता है, चीज़ों को याद करने का जो तरीका होता है, चीज़ों को समझने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कीप लो एक्सपेक्टेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप सारे बच्चों से कम उम्मीद रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। तो जब वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैप कर रहे हैं और बहुत फास्ट ग्रैप कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों से कम एक्सपेक्टेशन की उम्मीद नहीं रख सकते। पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स हाई अचीवर्स इन एग्जाम्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आप सिर्फ उनसे ही उम्मीद रखेंगे। जो लो अचीवर्स होते हैं उनसे भी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अनफेयर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेन तरीका होता है कि आप अपनी लर्निंग पेस और पर्सपेक्टिव में वेरिएशन रखो, जिससे बच्चा जो है वो अपने स्पीड के हिसाब से चीज़ों को लर्न कर पाए और अपने तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व कर पाए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन इन क्लास, एक बच्चा जो है वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पा रहा है। बिकम्स डिस्ट्रैक्ट इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। कांट सिट इन द असाइन सीट, जो सीट उसको दी गई है वहां पे वो नहीं बैठ सकता। फिजिट्स एंड लूजेस थिंग्स, चीज जो है उनको फेंक रहा है, इधर उधर कर रहा है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटिव ऑफ, ये किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम ADHD बोलते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जहाँ पे बच्चे को क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं देती। डिसलेक्सिया होता है जहाँ पे बच्चे को पढ़ने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। डिस्ग्राफिया होता है जहाँ पे बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ADHD। लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे की कोई ना कोई स्किल जो है सीखने की वो क्या रहती है, पीछे रह जाती है। बच्चे को कहीं ना कोई डिफिकल्टी आएगी, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो लिखने से रिलेटेड हो, चाहे वो बोलने से रिलेटेड हो। बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिट, यानी कि जो बहुत कम बच्चे, मतलब बच्चा बहुत कम उसमें अटेंडिव हो पाता है, ध्यान बहुत जल्दी बच्चे का भटक जाएगा, एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठ सकते हैं। तो ये बेसिकली कब होता है बच्चों में, जब बच्चे टीनेज एज में होते हैं, तो वहाँ बच्चों में ये सबसे ज़्यादा होता है। इनका जो बिहेवियर होता है बहुत इम्पल्सिव होता है। हाइपर एक्टिव मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे इनको गुस्सा आएगा, कभी भी अटेंटिव होकर चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। ये बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा चीज़ों को क्या करेगा, फेंकना स्टार्ट कर देगा, चीज़ों को संभाल के नहीं रख सकता है, चीज़ों को इधर उधर मतलब
इधर उधर करना स्टार्ट कर देगा। इसमें फिजिकल मूवमेंट में बच्चे को दिक्कत आती है। बच्चा इजीली मूव नहीं कर सकता है। बच्चे के अंदर अटेंशन प्रॉब्लम होती है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। नेक्स्ट है फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों में सुनने को लेके प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जिनको सही से सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के समावेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस। उस टाइम बोलना आपको अवॉइड करना चाहिए जब बच्चा आपका फेस नहीं देख सकता, बिल्कुल सही है। डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। अगर आप साइन लैंग्वेज को ही डिस्करेज कर दोगे, बच्चा तो वैसे ही नहीं सुन सकता है, तो देख तो सकता है, तो साइन लैंग्वेज को तो बल्कि प्रमोट करना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज जो है एक साथ मर्ज करके बच्चे के काम में ली जाती हैं, तो वो तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में एक मेन रोल होता है। अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। बल्कि ऐसे बच्चों को तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? हियरिंग लॉस, जिसमें बच्चा जो होता है उसको सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो टीचर को मतलब उस टाइम बोलना अवॉइड करना चाहिए हियरिंग इम्पेयरमेंट में जब बच्चा उसके फेस को नहीं देख सकता, क्योंकि बच्चा जो है कान से तो सुन नहीं सकता है, तो बच्चा सामने वाले जो जो भी वो बता रहा है उसके फेस को रीड करने की कोशिश कर सकता है। तो साइन लैंग्वेज जो होती है उसमें बच्चा लिप मूवमेंट जो है उसको रीड करता है, तो साइन लैंग्वेज को आप कभी भी डिस्करेज नहीं कर सकते, क्योंकि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए साइन लैंग्वेज प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। टीचर को कभी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ना ही एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर डिमोरलाइजेशन आए। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे सारी साउंड जो होती हैं उनको मिक्स करके एक रूम में सुनाया जाता है। तो उस कंडीशन में जो बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट से क्रॉस कर रहे होते हैं, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। चूजिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर प्रमोट। एक ऐसी एक्टिविटी चूज करना जो स्कोप प्रोवाइड करे, किसके लिए? इंसाइटफुल और डाइवर्जेंट आंसर्स के लिए। डाइवर्जेंट आंसर्स कौन से होते हैं? जहाँ पे बच्चा अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको अच्छे तरीके से दिखा पाता है। रोट मेमोराइजेशन, किसी भी चीज को रटना कभी भी डाइवर्जेंट के अंदर नहीं आएगा। क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है, बच्चा जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा डाइवर्जेंट तरीके से चीज़ों को करेगा। फ्रस्ट्रेशन नहीं, कंपटीशन भी नहीं। अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना किसमें आती है? सृजनात्मकता में। क्रिएटिविटी क्या होती है? जिसमें हम नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज को जनरेट करते हैं। तो क्रिएटिविटी के अंदर हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है? बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है। बच्चा चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोचता है, एक ही सिचुएशन को वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जहाँ पे बच्चा ओरिजिनल आइडिया से नहीं जाएगा बल्कि अपने तरीके से कुछ नया क्रिएटिव आइडिया बनाने की कोशिश करेगा। रूट मेमोराइजेशन क्या होता है? रूट मेमोराइजेशन जहाँ पे बच्चा चीज़ों को रट लेता है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे जैसे बच्चे के अंदर एंगर डेवलप होता है वैसे वैसे बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा। कंपटीशन, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं। स्टूडेंट हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम शुड। ऐसे बच्चे जो एग्जाम के दौरान कम मार्क्स लेके आते हैं उनको क्या करना चाहिए? स्पेशल स्कूल में डाल देना चाहिए? नहीं। बी गाइडेड टू परस्यू ओनली वोकेशनल एजुकेशन। केवल वोकेशनल एजुकेशन उनको देनी चाहिए? नहीं। बी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी चाहिए। बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड। बिल्कुल सही बात है, उनकी जो भी डिमांड है या फिर जो भी इंडिविजुअल नीड है उसको हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो बच्चे की हाइट में, बॉडी में, बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, इंटेलिजेंस में, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा पढ़ाई में कम इंटेलिजेंट है, तो इट कम्स अंडर इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, तो एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। इट शोज अ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न अलग है, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो हर टीचर को क्या करना है कि एज पर देयर इंडिविजुअल नीड, हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रख के उनको उस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस बीइंग अ टीचर आपको देनी होगी।
इसीलिए बोला जाता है कि स्टैंडर्ड करिकुलम कभी भी क्लास में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज to ensure meaningful learning, it is essential to connect new material with something the child already knows। बिल्कुल सही बात है। अगर मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, अर्थपूर्ण अधिगम करना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप नई इंफॉर्मेशन जो है उसको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करो। कनेक्ट न्यू मटेरियल मतलब न्यू नॉलेज विद समथिंग द चाइल्ड ऑलरेडी नो, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बच्चे की है। क्योंकि लर्निंग जो होती है वो एक लीनियर मैनर में होती है। ये यहाँ गलत है लेकिन ये यहाँ पे सही है। तो ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, ये पेरेंट्स टू जो बच्चों में तो ट्रांसफर होती नहीं है कि भैया बर्थ के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगी। आप जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा ये लर्निंग इफेक्टिव होती है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? जब बच्चा क्या करता है, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करके आगे बढ़ता है, तब मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो होती है। जितना ज़्यादा हम अपने कॉन्सेप्ट्स को मॉडिफाई करते हैं उतना ज़्यादा हमारी लर्निंग इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अधिगम जो होता है वो एक रेखीय तरीके से नहीं होता। अधिगम जो होता है वो हमेशा डायनामिक तरीके से होता है। सो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। ये कभी भी यूनिडायरेक्शनल तरीके से नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नोशन जो है वो स्कूल में चैलेंज किया जाना चाहिए। विद्यालय को निम्न में से सफलता की किस धारणा को जो है वो चुनौती देनी चाहिए। स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बेटर देन अदर्स। बच्चे जो है वो सक्सेस को तभी अचीव करते हैं स्कूल में जब वो दूसरे से अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं। नहीं, सक्सेस नीड टू बी अबाउट कंपटीशन। जो सक्सेस होती है वो केवल कंपटीशन के बारे में होती है नहीं। हाँ सॉरी, सक्सेस नीड नॉट टू बी। बिल्कुल सही बात है कि सक्सेस जो होती है वो सिर्फ कंपटीशन के बारे में नहीं होती, तो ये तो पॉजिटिव है। स्कूल शुड गिव इंपॉर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन वाइल कंसेप्चुअलाइजिंग सक्सेस। बिल्कुल सही बात है। जो स्कूल है उसको संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ जो भावनात्मक डोमेन है उस पर भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जब हम सक्सेस की बात करते हैं। इन क्रिएटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम, एक मूल्यांकन जो सिस्टम है उसको क्रिएट करने में, इन विच समवन कम्स फर्स्ट, अगर कोई पहला आता है, वी ऑल्सो क्रिएट ए सिस्टम इन विच समवन इज डेस्टाइन्ड टू लास्ट। हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे कोई लास्ट भी आ सकता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें किस चीज को चैलेंज करना चाहिए कि बच्चे जो है वो स्कूल में सक्सेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों से बेहतर दिखना होता है। ये क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, इफेक्टिव स्कूल कौन सा होता है, जो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे, सभी बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए। तो कोई स्पेसिफिक चीज इसमें नहीं होती है। बच्चे की सक्सेस जो होती है वो बेसिकली पूरे स्कूल की सक्सेस को माना जाता है। अगर आपको बच्चे के अंदर कंपटीशन डालना है, इट शुड बी ए हेल्दी कंपटीशन जहाँ पे बच्चा एक दूसरे से बेहतर समझ बना सके। तो बच्चे के संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों डोमेन पे काम करना चाहिए। अगर हम इफेक्टिव स्कूल देखें तो इफेक्टिव स्कूल कैसे होते हैं, इफेक्टिव स्कूल वो होते हैं जहाँ पे बच्चे को एक अच्छे तरीके से लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। तो निम्न में सफलता की किस धारणा को चुनौती देना चाहिए। विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। यही क्या है, यहाँ पे गलत है। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर कंपटीशन है तो अंडरस्टैंडिंग को लेके होना चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक भाव के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इमोशनल डेवलपमेंट जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय हमें यह भी प्रणाली बना देनी चाहिए कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा। बिल्कुल सही है। While teaching a concept, which of the following a teacher should avoid? एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए। यूज ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस विद इन द डोमेन, जो भी एनालॉजी है, रूपक जो है उसका विभिन्न क्षेत्र व एक ही क्षेत्र में उपयोग। हाईलाइट कोरिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिनोमेना, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना। आस्क स्टूडेंट टू लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, बच्चों को कार्य कारण संबंधी तलाशने के लिए कहना। एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस,
जो गैर उदाहरण है और अपवाद है उनके सम्मिलन का वर्जन। पहली बात तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, एक टीचर को गैर उदाहरण और अपवाद जो है उनके सम्मिलन का वर्जन उसको नहीं करना चाहिए। द टीचर शुडंट एक्सप्लेट नॉन एग्जाम्पल्स एंड एक्सेप्शंस। टीचिंग और लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है, हम एक सिस्टमेटिक वे में बच्चे को गोल अचीव करने के लिए नॉलेज देते हैं जिससे बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। एनालॉजी क्या होती है, इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एक टॉपिक को हम दूसरे टॉपिक से रिलेट करके बच्चे को नॉलेज देते हैं। कोरिलेशन जो होता है वो अलग अलग फिनोमेना को कनेक्ट करके जिससे बच्चे की स्कीमा बेटर हो। क्लासरूम जो है वो हमेशा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चे से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पूछा जाना चाहिए कि ये चीज अगर हो भी रही है तो क्यों हो रही है। लेकिन नॉन एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस को क्लास में से कभी भी एक्सक्लूड करना नहीं चाहिए। मान लीजिए टीचर ने बोला कि मेटल जो होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, लेकिन उसने मरकरी के बारे में नहीं बताया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा मरकरी के रिगार्डिंग क्या करेगा, अपने दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बना लेगा। तो यहाँ पे टीचर को ना तो एक्सेप्शंस को और नॉन एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड करना नहीं चाहिए। Which of the following form of learning a teacher should emphasize upon? अधिगम की कौन सी फॉर्म है जिसमें एक टीचर को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए? लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, लर्निंग थ्रू रूट मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जहां पे बच्चा रट रहा है। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क देन अदर्स, सिर्फ ज्यादा नंबर के लिए लर्निंग करना, ये भी गलत है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एसआर थ्योरी जो होती है वो व्यवहारवाद में आती है, तो यहाँ क्या होगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी की प्रोसेस के थ्रू बच्चे का अधिगम कराया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, खुद से चीजों को एनालाइज करेगा। टीचर स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिर्फ गाइड कर सकता है, बच्चे का जो आउटकम है वो बच्चे की खुद की मेहनत होती है। लर्निंग जो है वो कभी भी बच्चे को रटाने पे बेस्ड नहीं होती। बच्चा जब तक खुद से हैंड ऑन एक्टिविटी करके आगे नहीं बढ़ेगा वो कभी भी एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो होता है वो बेसिकली आपके व्यवहारवाद को शो करता है। रूट मेमोराइजेशन, जिसमें चीजों को आप सबसे ज्यादा रटते हो। ठीक है, जो लर्निंग होती है उसमें एग्जैक्टली हम करते क्या है, जो स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होती है, बेसिकली दिस इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसमें पहला स्टेप होता है जहां पे बच्चे को हम कोई क्वेश्चन देते हैं जिससे बच्चा क्या करे, रिजल्ट के लिए थोड़ी मेहनत करे, तो बच्चा उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए उस क्वेश्चन पे काम करेगा। सेकेंड लेवल में हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे को प्रॉब्लम दी गई है उसका एक प्रोसीजर है जो टीचर धीरे धीरे प्रोवाइड करेगा, लेकिन टीचर सॉल्यूशन उसको नहीं बताएगा। थर्ड लेवल में टीचर क्या करता है, बच्चे को कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देता है जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर पाए और सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। और फोर्थ लेवल होता है जिसे हम हाईएस्ट लेवल बोलते हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, ओपन इंक्वायरी करेगा और अपने आंसर तक वो इजीली पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो मूवियर शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी भी इंसान का बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जहाँ पे बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, जिस चीज को आप अपने इंजॉय के लिए करते हो, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हो, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग होती है, मतलब आपको कोई चीज रिटर्न में मिलेगी इसलिए आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, टीचर्स कोई रिवॉर्ड देगा, दैट इज टोटली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्योंकि आपको क्या करना है, पनिशमेंट से बचना है। इंटरेस्ट इंटरनल मोटिवेशन होता है, रिवॉर्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन है। फियर ऑफ फेल्योर, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। सिर्फ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जिसको इंसान सिर्फ अपने शौक के लिए करता है। जब आप किसी चीज पे मास्टरी करना चाहते हो इसका मतलब ये है कि आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, और जहां भी परफॉर्मेंस की बात होगी वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर्स स्टूडेंट्स लर्निंग। कौन सा इमोशन जो है वो बच्चे की लर्निंग को क्या करता है, हिंडर करता है, यानी कि उसमें बाधा डालता है। ईगरनेस, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी, होपलेसनेस। तो ऑब्वियसली जो होपलेसनेस होती है वो बच्चे की लर्निंग में क्या करती है, हिंडर प्ले करती है। इमोशन जो है वो किसी भी इंसान की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है,
जिसमें बच्चा जो है वो अपने एंगर, हैप्पीनेस, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड सबको क्या करता है, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है। सो इट्स कम्प्लीटली ए मेंटल प्रोसेस। जब भी बात फ्रस्ट्रेशन की हो, होपलेसनेस की हो, एंजाइटी की हो, ये सारे क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। एंगर है, शेम है, तो होपलेसनेस जो होती है वो बच्चे की इफेक्ट लर्निंग को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चा होपलेस होगा वो कभी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ईगरनेस होता है जहाँ पे हम अपनी कोई डिजायर या इंटरेस्ट को दिखाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो हम इंट्रिंसिकली जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे हम किसी भी चीज को लर्न करने के लिए ईगर नहीं होंगे। ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव इमोशन होता है जिसमें हम सामने वाले के लिए क्या करते हैं, थैंकफुल रहते हैं। क्यूरियोसिटी क्या होती है, ये भी एक इंटरनली मोटिवेशन होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, क्लास में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है पानी के कॉन्सेप्ट पर। ए चाइल्ड रिस्पॉन्डेड वाटर इज नॉट कलरलेस, बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया कि पानी कलरलेस नहीं है। ऑन इंक्वायरिंग बाय द टीचर, टीचर से इंक्वायरी के बाद चाइल्ड गेव रेफरेंस ऑफ डर्टी वाटर, बच्चे ने क्या किया, गंदे पानी का रेफरेंस दिया। विच ही हैड सीन इन ड्रेन, जिसे उसने किस में देखा था, ड्रेन में। नियर हिज होम, अपने घर के पास। अ टीचर रिस्पॉन्ड टू हिज मिसकंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड बाई, जो टीचर है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बच्चे के मिसकंसेप्शन को। मिसकंसेप्शन क्या होता है, ये एक रॉन्ग आइडिया होता है या फिर इनएक्यूरेट थॉट प्रोसेस होती है जो बच्चा अपने दिमाग में क्या करता है, बिठा लेता है। और मिसकंसेप्शन को चैलेंज करना बहुत टेढ़ा काम होता है क्योंकि बच्चा अपने मिसकंसेप्शंस को इजीली चेंज नहीं करता। तो ये क्या करते हैं, बच्चे की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये भी एक लर्निंग का पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे की जो इनसाइट लर्निंग है उसको प्रमोट हम करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कार्डिंग द आंसर, आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे का जो आंसर है उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दो। असर्टिंग दैट इज लॉजिक इज बेसलेस, आप बच्चे को ये भी नहीं बोल सकते कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल बेसलेस है। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करो और लॉजिक को एक्सप्लेन करो ऑफ कॉलिंग द वाटर कलरलेस, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आपको लॉजिकली इस चीज को समझाना पड़ेगा कि पानी जो होता है वो कलरलेस होता है। एम्फेसाइजिंग ऑन ओनली वन करेक्ट आंसर दैट इज वाटर इज कलरलेस, अगर आप बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज करोगे कि नहीं पानी कलरलेस होता है, बच्चे के समझ में नहीं आएगा। तो बीइंग अ टीचर आपको पहले तो बच्चे का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर बच्चे को जो मिसकंसेप्शन है उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा जिससे बच्चा क्या करे, उस चीज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर पाए और अपनी नॉलेज जो है उसको एनहेंस कर पाए, नॉलेज को क्या कर पाए, रिफाइन कर पाए। बच्चे को आप पूरे कॉन्सेप्ट्स दो जिससे बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल हट जाए। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइजेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है अधिगम में वो किस चीज के इम्पोर्टेंस पे एम्फेसाइज करती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वही सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसमें इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जो अधिगम का सामाजिक संरचनावाद उपागम है वो किसकी महत्ता पर बल देता है, सांस्कृतिक संदर्भ पे। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर्म किसने दिया था, जिसमें सोशल और कल्चरल सेटिंग जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, कभी कभी बच्चा जो होता है उसकी भाषा जो है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, तो बेसिकली इसमें बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे के कस्टम, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो बच्चे की थिंकिंग स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट कौन से होते हैं, जो व्यवहारवाद में आते हैं। पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही टीचर या पेरेंट्स देते हैं। जब बच्चा कुछ गलत करता है तो पनिशमेंट दिया जाता है, कुछ अच्छा करता है तो रिवॉर्ड दिया जाता है। स्टैंडर्ड असेसमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है जो कि टेस्ट कम्युनिटी बनाती है, जो एक्सपर्ट्स, टीचर या स्कूल बनाते हैं और सारे बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। प्रतिपादक अध्यापन जो होता है, एक्सपोजिटरी टीचिंग, ये एक टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों को कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है या फिर कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट इज योर एक्सपोजिटरी टीचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, अधिगम जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण और मीनिंगफुल कब होता है, जब वो कंटेक्चुअलाइज्ड मैनर में होता है, लर्नर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो मतलब आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, आपको कहीं ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी, तभी आप उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये इस चीज़ को मीनिंगफुल नहीं बनाता है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्कनेक्टेड चंक्स में दे रहे हो, चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन वो भी कैसे हैं, डिस्कनेक्टेड, तो इंफॉर्मेशन हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए ना कि डिस्कनेक्टेड। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब भी हम कंटेक्चुअलाइज्ड मैनर में किसी भी अधिगम को पढ़ते हैं तो वहाँ लर्निंग इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे की अधिगम जो है बच्चे के तरीके से हो। और मीनिंगफुल लर्निंग कब रिजल्ट में आती है, जब बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को रिफाइन करके हम नई नॉलेज बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जहाँ पे बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटी करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क में क्या होगा, बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेटेड है और अच्छे तरीके से अपने अधिगम को वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर कंटेक्चुअलाइज मैनर में आप बच्चे को पढ़ाते हो तो हमेशा इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग बच्चा करेगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।